नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। आज बात करेंगे श्रद्धा वालकर हत्या केस की, जिसकी जांच पड़ताल जारी है और इसमें हर रोज नई बारीकियां सामने आ रही हैं। आरोपी की तरफ से की गई जो क्रूरता है उसके डिटेल्स भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हत्या की जो निर्ममता है या उसके बारे में आ रही जो बारीकियां हैं उनके बारे में ज्यादा बात करना हमारा मकसद नहीं है। इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये भी कि जो दूसरे और भी इस तरह के पीड़ित परिवार हैं या वो लड़कियां, वो महिलाएं, उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक भी करें ताकि वो नई तकनीक का भी इस्तेमाल करते हुए जो अपने खिलाफ बढ़ती हुई बर्बरता है या हिंसा है उससे खुद को बचा सकें। और साथ साथ इसके इर्द गिर्द जो सवाल उठ रहे हैं उनसे ये भी पता चलता है कि लोगों में इन बातों को लेकर अब भी कितनी जागरूकता कम है। इस हत्या के इर्द गिर्द जिस तरह की चर्चा हो रही है या जो नैरेटिव है वो ये भी दिखाता है कि जेंडर वायलेंस या जो जिसे हम कहते हैं कि घुटन भरे रिश्ते हैं उनके बारे में लोगों में समझ बहुत कम है। और जो सवाल पूछे जा रहे हैं श्रद्धा के मामले में भी लगातार ये कि जब ये उसका लिव इन पार्टनर या लड़का उसके साथ हिंसा कर रहा था, क्योंकि कई लोगों ने बताया है कि लगातार झगड़े होते थे और काफ़ी दिनों से ऐसा नहीं कि रिश्ता बहुत अच्छा था, तो फिर वो इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं आ पाई। तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह होती है जो इस तरह के हिंसक रिश्तों में से भी लड़कियां बाहर नहीं आ पाती हैं, उस रिश्ते में रहने को मजबूर होती हैं। क्या होती है ट्रॉमा बॉन्डिंग। हिंसा के इस गंभीर अपराध को भी सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा है और सबसे अफसोस इसी बात का है कि इसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है और इससे इसकी जो गंभीरता है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। इसके ऊपर जो पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं या जो बयानबाजी शुरू हो गई है, कुछ बयान हम आपको दिखा रहे हैं। कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो महिलाएं रहती हैं वो उस अंजाम के लिए जिम्मेदार हैं, ये कहना है कौशल किशोर जी का, जो मंत्री हैं सरकार में। तो इस मामले में ये लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा पहलू बन जाता था, क्योंकि सबसे पहले यही बात आ रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप, हालांकि इस बात को आप सब जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इसको मान्यता मिली हुई है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का ये बयान जो है वो बहुत अटपटा था। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बयान बहुत क्रूर है। देश में मुसलमानों की तरफ से लव जिहाद चलाया जा रहा है, ये गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कहा। गिरिराज सिंह अक्सर अपने अटपटे बयानों की वजह से खबरों में रहते हैं और इस वक्त इस तरह के बयान देने से क्या इस लड़की के परिवार को या इस मामले में किस तरह का फायदा होता, ये भी सोचिएगा। एक मजबूत नेता ना होता तो हर शहर में एक आफताब पैदा होता, ये कहना है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का। तो ये सभी राजनीतिक बयान आ रहे हैं और जो हिंसा या सीधे सीधे जो एक अपराध है उस मामले की गंभीरता को क्या ये कम करता है? इस तरह के बयान जांच की दिशा को भी बदलते हैं क्या? क्योंकि सोचिए कि क्या जब देहरादून में राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की लाश के 70 टुकड़े किए थे तो क्या वहां पर धर्म का एंगल था? और इससे बहुत पहले 90 के दशक में 1995 में शायद जब दिल्ली में नैना सानी तंदूर कांड हुआ था, तो फिर क्या इसमें धर्म के कोई मायने थे? तो जरूरी है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, इन जहरीले रिश्तों के बारे में बात करें। और इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीमा कुशवाहा, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, कविता कृष्णन, महिला अधिकार कार्यकर्ता, डॉक्टर जयंती दत्ता, मनोचिकित्सक, और योगिता भयाना, फाउंडर परी। इस वक्त जो सबसे जरूरी चर्चा है वो ये समझना है, जो सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं वो इस तरह के रिश्ते से बाहर आ पा रही थी। तो डॉक्टर जयंती दत्ता, आपसे अगर शुरुआत करूं कि लगातार ये रिश्ता खराब ही था। श्रद्धा वालकर की अगर हम बात करें, बहुत सारे पड़ोसियों ने, दोस्तों ने बताया कि हमें डर लगता था, लेकिन उस रिश्ते में ये लड़की फिर भी रह रही थी और अब्यूसिव टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ये जो सवाल इस समय पूछे जा रहे हैं, आप इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे दुखद बात तो ये है कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको कितना आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। अगर आप किसी एक ओहदे पे हैं, स्पेशली पब्लिक ने आपको चुना है और आप इस तरह के बयान देते हैं, तो एक आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वहां से चूक जाते हैं, क्योंकि आपका बयान आवाम के लिए बहुत मायने रखता है। और वो आवाम को अगर आप बोल रहे हैं कि अंजाम के लिए जिम्मेदार लड़कियां हैं, इससे बड़ी दुखद स्थिति हो नहीं सकती। क्योंकि आप देखिए, जो जिनकी मानसिकता ऐसी होती है उनको बढ़ावा मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है।
जिसने भी चैनल्स में मैं गई हूँ सब ने ये उछाला, उसको पता था इतना वायलेंट रिश्ता था, क्यों नहीं निकल पाई। आप सोचिए उस बच्ची की हालात, आपको ये नहीं पता कि वो किस हालात में, किस मजबूरी में इस तरह बंधी हुई थी कि शी हैड टू bear all these oppressive things। आप ये यकीन मानिए, जब मैं ऐसे वायलेंट रिश्तों के जो विक्टिम्स हैं, स्पेशली मैरिटल वायलेंस के, हेट्रोसेक्सुअल वायलेंस में मैं देखती हूँ, इट्स एन इंसिडियस ऑनसेट। ये अचानक इतना क्रूरता नहीं आता, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और कहीं पे जो परपिट्रेटर होता है ये इतना शातिर होता है, वो आपको पूरी तरह आपकी साइकी को ब्लैकमेल करता है, जिसको गैस लाइटिंग कहते हैं, कि आपको वो विश्वास हो जाता है कि आप इससे हट भी नहीं सकते, इसी मैं रिश्ते में हनीमूनिंग कहती हूँ। हनीमूनिंग, हाँ, हनीमूनिंग। ये मैरिटल रिश्तों में जब वायलेंस आती है, कंजुगल रिश्तों में जब वायलेंस आती है, तो जो परपिट्रेटर होता है, जो ऑनस्लॉट करता है, वो बिल्कुल घुटनों पे आ जाता है और यकीन दिलवा देता है आपको कि मैं ऐसा दोहराऊंगा नहीं, मैं सुधर गया हूं, मुझे आखिरी मौका दे दो। जब उस स्टेज से लड़की वापस चली जाती है, सोचती है शायद मेरा ये सुधर जाए, तब वो दूसरे तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। तब वो इस्तेमाल करता है थ्रेट टू योर प्राइमरी रिलेशंस। और जो मैंने देखा ये कंफर्म्ड हो गया, क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम मेरे को छोड़ के जाओगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और तुम्हारे जितने पेरेंट्स हैं उनके ऊपर ये तोहमत लगा दूंगा ना। ये आसान नहीं है। और किस हालात में वो लड़का छोड़ के जाता था इसको, क्या वो बांध के जाता था, क्यों अगर इतनी शोर मचती थी उसकी गैर मौजूदगी में, क्यों ये बच्ची शोर नहीं मचा पाई। मैं यहाँ पे एक चीज और नगमा जी रेज करना चाहूंगी। जब आपको पता है, पुलिस को पता है कि इस तरह की वायलेंस इस रिश्ते में थी, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे कि हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेन आएगा तभी हम बचाने के लिए जाएंगे। आज अगर इंस्टेड ऑफ नाउ बीइंग गियरिंग अप फॉर ऑल द इन्वेस्टिगेशंस, उस वक्त अगर आपने एहतियात बरती होती, अगर आप विजिलेंट होते, जब आपको पता है हॉस्पिटलाइज्ड है बच्ची, उसके साथ इस तरह के बर्ताव हो रहे हैं, इतनी क्रूरता हो रही है, आप विजिलेंट होते तो हमारी बच्ची बच जाती। अगर आपको बच्ची को बचाना है तो यू हैव टू बी विजिलेंट एंड यू हैव टू गिव अ डेफिनेट पनिशमेंट टू दिस बॉय। अभी आप ये हाथ पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अब आप देखिए आपको मिल गया वीडियो एविडेंस कि वो बैग लेके जा रहा है। अब आप कहेंगे बैग में क्या है हमें नहीं पता। जी आपको पता है कि शी वॉज स्टेइंग देयर विथ हिम, राइट। एक एडल्ट लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसने शोर डाला, उसने कोशिश करी कि मुझे मदद मिले, आपने मदद तो दिया नहीं, अब आप पल्ला झाड़ रहे हो। इससे बहुत खतरा पैदा होगा सोसाइटी में, क्योंकि आप ये मैसेज दोगे कि इस तरह के काट के बॉडी को अगर आप स्ट्रून कर दोगे तो आप छूट जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं मिल रहा है। दिस इज नॉट अ साइकिक केस इन द सेंस, इट्स नॉट अ मेंटल केस। क्योंकि मेंटल केस, मैं दोहराऊंगी आपके चैनल में, ये स्किजोफ्रेनिक मेंटालिटी डज नॉट मेक यू स्किजोफ्रेनिक। जिस तरह से उसने रियलिटी कांटेक्ट रखा, जिस तरह के ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी है, पूरी प्लानिंग के साथ ये हत्या की गई है कि मैंने जो मुद्दे उठाए उन पे कोई तो असर हो रहा है। मैंने कहा था आप श्रद्धा के पेरेंट्स को छोड़िए, आप आफ्ताब के पेरेंट्स को ढूंढिए, उनको इंटरोगेट करिए, क्योंकि इस तरह के साइकोपैथिक टेंडेंसी वाले बच्चे जो होते हैं कहीं पे ना कहीं पे वो दर्शाते हैं कि इनके साथ ऐसा बचपन में हुआ। पर ये जो पूरी इस पे मैं आऊंगी फिर, पर ये जो पूरा एक टॉक्सिक पिच देखते हैं हम योगिता, इस हत्या के पीछे हमने कुछ मिसाल इसकी दिखाई कि कहीं लव जिहाद, धर्म का एंगल, तो जो नैरेटिव है, या फिर लिव इन रिलेशनशिप की बात आ जाती है। और जैसे ही वो लिव इन रिलेशनशिप का पहलू आता है तो सबसे पहले लड़कियों को एक तरह से कैटेगराइज या करने की कोशिश हो जाती है कि ये लड़की इस तरह की थी। अब ये भी हमने बहुत सारी बातें सुनी कि माता पिता से रिश्ता नहीं था, पिता की बात नहीं मानी, मंत्री जी कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में आप रहेंगे तो अपना आप खामियाजा इसका खुद भुगतिए। तो ये जो पूरी बातचीत है वो कैसे इसको डीरेल कर रही है इस अपराध में जो जांच होनी चाहिए थी? बिल्कुल डीरेल करने की कोशिश है। आई डोंट नो वो डीरेल कितना कर पाएंगे। ये तो मानसिकता है हमारे समाज की, एक सच्चाई है कि लिव इन रिलेशनशिप है, पर उसको कबूल नहीं करना है, उसको मानना नहीं है कि है। अगर जब तक आप सच्चाई से भागेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप आज की डेट में एक बहुत बड़ी सच्चाई है और आगे चलकर वो और बढ़ेगा।
पर आप डिनाइल में ही रहिए, डिनाइल में रहेंगे तो अपराध बढ़ेंगे। आप डिनाइल में हो इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप की वजह से अपराध नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उसको नकार रहे हो, आप उसको मान ही नहीं रहे हो कि अच्छी चीज है या बुरी, आप जज कर रहे हो। तो आप जब तक एक लिव इन पार्टनर को, एक स्पेशली एक लड़की को जज करते रहेंगे, तब तक अपराधियों के हौसले बढ़ते रहेंगे। अभी देखिए इससे कितना गंदा नैरेटिव सेट हो रहा है और कितना बुरा। कहाँ हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। मैम ने बोला कि अगर वो पुलिस स्टेशन गई थी, वो पुलिस स्टेशन जाती भी कैसे, वो बेचारी वो जाती तो उसे वहीं जज कर लिया जाता। हाँ। क्योंकि वो लिव इन में थी, वो शादीशुदा भी नहीं थी। यहाँ तो शादीशुदा महिलाएं हमारे पास आती हैं, वो उनकी हिम्मत नहीं होती पुलिस स्टेशन तक जाने की, क्योंकि उनको भी जज किया जाता है कि गलती तुम्हारी होगी या घर का मामला है, सुलटा लो। तो बेचारी एक लिव इन में रहने वाली महिला, उसको कितनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी एक थाने में जाकर एक उस आदमी से बात करने के लिए जिसकी सेंसिटिविटी जीरो है, इवन महिला पुलिस अधिकारियों की। हाँ, तो उनकी सेंसिटाइजेशन इतनी पुअर है, पॉलिटिशियंस की सेंसिटाइजेशन पुअर है, जजेस की सेंसिटाइजेशन पुअर है। इस कंट्री में अगर आपका लेवल ऑफ थिंकिंग अभी वहीं अटक के रह गया है कि लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट वैलिड, फिर आप बहुत बड़ी खामियों का हमने भरना पड़ेगा उसके लिए हमें, क्योंकि हमारे लिव इन रिलेशनशिप बढ़ेंगे ही आगे। स्वीकार कर लीजिए, वो बेटर है आपके लिए। प्रिवेंटिव कर लीजिए। तो सीमा जी, कोर्ट की तरफ से तो लीगल है ये, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है कानूनी सोसाइटी में, लेकिन ये प्रॉब्लम जैसा आप योग्यता कह रही है कि इसमें सबसे पहले जज कर दिया जाता है लड़की को। और सच बात है कि जो मैरिड औरतें हैं वो भी पुलिस स्टेशन में जाने में घबराती कि उनकी बात को सुनेगा क्या। और सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स में भी सेंसिटिविटी कम है। यस मैम, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दिया गया है। उसके बाद अगर इस तरीके के क्राइम हो रहे, तो लिव इन में रहने वाले पार्टनर के साथ अगर क्राइम होता है तो हम उसको जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते। दूसरा, अगर मैं देखती हूँ मैम कि ये पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है इसमें ही खामियां हैं, क्योंकि ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर की अगर पूरी बात करें, जितना भी पॉलिटिकल पर्संस के जो भी बयान आ रहे हैं, या जो रिलीजियस प्लेस पर बैठे लोग हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे लोग भी जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैरिटल रेप में कहा कि अगर हमने इसको लीगलाइज कर दिया तो फिर फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन टूट जाएगा। इसका मतलब है कि जितने इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, क्या वो फीमेल के हरासमेंट पर ही टिके हुए हैं? अगर वो उससे निकल करके सामने आती, जैसे योगिता जी ने बताया, मैम ने बताया कि एक फीमेल जो कि मैरिड रिलेशनशिप में है, अगर वो कंप्लेन करने के लिए हेजिटेट हो रही, उसको नहीं पता है कि उसको कौन सपोर्ट करेगा, कोर्ट जाएगी तो कौन उसको उसका ट्रांसपोर्ट का पैसा देगा, कौन उसको फी देगा, वो सोशली अवेयर नहीं है, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होने दिया, उसको एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसी फीमेल कैसे फाइट करेगी? और जब यहाँ स्ट्रक्चर की बात आती है कि लिव इन, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको लीगलाइज कर दिया, बट क्या सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट कर पाई उन चीजों को? और नहीं सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाई उन चीजों को, इसीलिए श्रद्धा के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, जबकि जो क्रिमिनल है उसको आप ये कहकर के जस्टिफाई नहीं कर सकते मैम। तो मुझे लगता है कि जो बहुत सारी खामियां हैं उसको हमें बदलने की जरूरत है। आज मैम जब मैं यहाँ आ रही थी, मेरे पास एक बेटी कठुआ की आई, उस बेटी की बेटी जो है, लेडी की बेटी जो है, वो 7 ईयर की है। 4 साल से उस बेटी का फादर उसके साथ रेप कर रहा है। अब वो बच्ची, जब मैंने उसको कहा कि बेटा आप बताइए, तो उसकी माँ ये कह रही कि ये हमारी ये जो बच्ची है ये इतनी अडक्ट हो चुकी है कि ये वही एक्टिविटी अपने छोटे से ब्रदर जो 4 साल का है उसके साथ कर रही है। मैम, ऐसे लोगों की काउंसलिंग कहाँ है? हम किस तरफ जा रहे हैं? तो जो कंक्लूजन है उस पर पहुंचने की जगह, और ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम है उस पर हमें बात करनी चाहिए, ना कि हमें ये कह करके कि लिव इन गलत है या मैरिड लाइफ में फीमेल जो है वो झूठे केसेस कर रही हैं। मतलब ये पूरी जो बातें हैं, चाहे वो लिव इन की हो, चाहे उसमें धार्मिक एंगल हो, कविता, ये इस पूरी बहस को या जो ग्रास रूट समस्या है उससे भटकाती है बात को। आप लिव इन हो, मैरिड औरतों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस हम लगातार देख रहे हैं, लिव इन तो है नहीं सब में, और यहाँ पर ये धर्म का एंगल जो लाया जा रहा है और उसको लव जिहाद, तो ये एक्चुअली मैं मानती हूँ कि ये एक सिर्फ कोई गलत बयानी नहीं है जो गलती से स्लिप में बोल दिया, या कोई लूज स्टेटमेंट्स हैं, जो कि आपने बहुत काइंडली कहा कि गिरिराज सिंह कभी लूज स्टेटमेंट्स देते हैं। ये लूज स्टेटमेंट्स नहीं है, ये सीनियर मिनिस्टर्स हैं, और ये आज से तो ये नहीं दे रहे, ये लगातार, माने इस घटना के बाद ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो किसी घटना की, माने लव जिहाद नाम की चीज़
है नहीं, ये कई कई राज्यों के इंक्लूडिंग बीजेपी रूल्ड यूपी के पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, उसमें हिंदू हिंदू पे करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम पे करते हैं। कभी कभी जो है अगर इंटरफेथ मैरिजेस है उसमें भी वायलेंस होता है, कोई कंप्लेंट आती है। यू कैन नॉट। गुजरात में गरबा के दौरान भी कितना लव जिहाद की कहानी है, तो जो कि हमेशा से तो ये सब होती रहती है। कम्युनल नैरेटिव है जो कि वो एनीवे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव देना चाहते हैं, उनको न्याय से मतलब नहीं है। अगर उन्हें न्याय से मतलब होता सॉरी तो वो ऐसा क्यों बोलते? उनको सिर्फ इससे मतलब है कि हम कैसे कोई इस तरह का एक नैरेटिव दे पाएं। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग जो काम करते हैं अमंग विमेन हु आर अफेक्टेड, इस पैनल में जितने लोग हैं उनको एक्सपीरियंस है इसका। तो आपके पास रोज माने ये एक पैंडेमिक है, महामारी है पूरी दुनिया में जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मैरिड महिलाओं की हत्या के जो मामले आते हैं, माने महिलाओं के हत्या के जो मामले आते हैं हमारे सामने, उसमें 10 में से 9 मामलों में विक्टिम वाइफ है, परपेट्रेटर हस्बैंड है और हत्या की जगह जो है वो घर है। घर तो ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मैरिड महिलाएं लगता है कि सड़क पे ज्यादा सेफ हैं घर से ज्यादा। ठीक है जी। ये पूरी दुनिया की सच्चाई है कि ज्यादातर जो महिलाओं की हत्या होती है उनमें से बहुत बड़ी माने ओवरवेलमिंग संख्या ये इंटीमेट पार्टनर्स द्वारा होती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो। जब ये सच्चाई है तो इसको लेके हम शॉक्ड क्यों नहीं होते? मैंने देखा कि मीडिया में खुद जहाँ मैं थी पैनल में या ऐसे भी सारा शौक जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के शौक नहीं, अरे वो तो होता ही है। हत्या को लेके भी शौक नहीं है क्योंकि उसी दिन आसपास कई हत्याएं हुई जी उसी दिन लेती है। ठीक है, और हत्या के बाद आपके आदमी है, हस्बैंड है, 2-4 थप्पड़ तो लगी सकती है। हत्या अब ये एक्सेप्टेंस इज द कार्डिनल फॉल्ट। एब्सोल्युटली। सो हत्या जो है वो हत्या को लेके भी, क्योंकि उसी दिन देखिए दिल्ली में और कितनी हत्याएं हुई जो मीडिया में रिपोर्ट हुई, ऐसी भी हत्याएं हुई हैं जो रिपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो उसमें बाय द वे ऐसी भी हत्या है 2 जिसमें इसी नवंबर के महीने में जिसमें हिंदू मैन हैज मर्डर्ड अ मुस्लिम वुमन, ओके, हु वाज हिज पार्टनर व्हाटएवर। द थिंग इज कि आप उनको इसलिए नहीं देखते क्योंकि आपको शॉक्ड तभी होना है जब कोई आदमी अपनी जो हत्या हो चुकी है उसमें बॉडी का डिस्पोजल कैसे कर रहा है उसको लेके आप शॉक्ड हो रहे हैं। उसको लेके पूरी अटेंशन मीडिया की, पूरी अटेंशन इस बात पे है कि 35 टुकड़े किए, कैसे फ्रिज में रखा, कैसे डिस्पोज किया। तो ये जो मानसिकता है ना, प्लीज यू फिनिश। तो मुझे ये लगता है कि देखिए जो डिस्पोजल है कैसी है भाई, बहुत मुझे आपको ये सोच के क्यों नहीं भयानक लगता कि जब कोई महिला सालों साल एक एब्यूजिव रिश्ते में होती है तो आप एक तरह से एक लॉन्ग टॉर्चर और इम्प्रिजनमेंट के शिकार हैं। अगर किसी को बंद करके रखा जाए और लगातार मेंटल और फिजिकल टॉर्चर आपके साथ हो तो आपकी मनस्थिति क्या रहेगी, आपकी सेल्फ एस्टीम क्या रहेगी? आप क्या इस स्थिति में रहेंगे कि आप जो है वो हल्ला मचाएं और ये करें वो करें, क्यों नहीं निकली और ये सारी चीजें। दूसरी बात ये कि ये मैं बता दूं कि एक बड़ी वजह महिलाओं के न निकलने की ये है कि जब वो निकलती हैं तब भी उनकी हत्या होती है, तब भी तो ये धमकी देता है कि तुम जाओगी, निकलोगी तो मैं आके हत्या करूंगा। तो वो भी एक डर है कि भाई ये तो मुझे तलाशी लेगा, और आपके पास कोई सेफ शेल्टर्स जहां पे आपको आप बच के रह पाएं, आपको विद डिग्निटी रखा जाएगा, ये नहीं। अब इसमें एक आखिरी पॉइंट मैं ये बताऊं, ये जनरली सही है कि जो हमारे समाज में महिलाओं की शादी होती है या वो लिव इन रिलेशनशिप में जाती हैं, जो भी हैं, अक्सर ये होता है इवन विथ मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज, कि आप तो अपना घर छोड़ करके, अपना जो माहौल है वो छोड़ के, दोस्त आपके जहाँ हैं वो छोड़ के आप ससुराल जा रहे हैं या हस्बैंड के साथ अलग से रहने जा रहे हैं। तो आपके पास वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम कम है, और जब आप वहाँ पे आइसोलेट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ ये हिंसा जब होती है तो आपके पास यू आर नॉट यूज्ड टू, वेयर विल यू गेट हेल्प। और जब ये ऐसे रिश्ता होता है जो इंटरफेथ रिलेशनशिप है या इंटरकास्ट है और माता पिता ने अलग कर दिया, काट दिया, बात नहीं कर रहे आपसे,
तब आप सोचिए कि ये आइसोलेशन कितने गुना बढ़ जाता है। और इसमें जो कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे कहीं से मिलेगा, मैं जो सुन रहे हैं लोग उनसे मैं कहूंगी कि अगर आपके कोई मित्र या दोस्त जो आप जानते हैं कि वो झेल रही है वायलेंस, तो मुझे लगता है कि उसमें भी आप ये सीखने की जरूरत है कि कभी यहाँ से मत शुरू करिए कि तू छोड़ क्यों नहीं रही है, और मैंने तो एक बार छुड़वा दिया फिर वापस चली गया, अब हम क्या करें। आप लगातार बने रहिए, ये जान करके कि इंटरनेशनली ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि महिलाएं कम से कम 7 बार छोड़ने की कोशिश के बाद शायद 8वीं बार छोड़ पाए। तो ये मान के चलिए कि ये वापस लौटना कई वजहों से, इसको क्वेश्चन या जज मत करिए, लेकिन आप प्रेजेंट रहिए और कहिए कि जब भी खतरा हो आप हमको बुला सकते तो हैं। जरूरत यह है कि कम से कम उस वक्त एक सपोर्ट सिस्टम हो, और इसलिए इस मामले में भी ये बात उठ रही है कि जो उसके पिता मान लीजिए बातचीत नहीं कर रहे थे, पर जब जो उसका कोई भी एक सेफ्टी नेट होगा, जो दोस्त होंगे, उनके साथ भी क्या कोई संवाद नहीं था, संवाद टूट गया था। और जो रिश्ते होते हैं करीबी, वो कितने अहम होते हैं इस तरह की हिंसा को बचाने के लिए। और डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए तो किस तरह के कानून है आपकी मदद के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद देखिए। तो आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं घरेलू हिंसा या महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा, जो कभी ज्यादातर घरों में होती है, जो विवाहित महिलाएं उनके साथ, विवाहित ना हो तो, लेकिन ज्यादातर ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर उनके अपने या करीबी लोगों ने ही उनके साथ हिंसा की है। और जो इसके पीछे मानसिकता है, या जब श्रद्धा वालकर, चूंकि अभी ये घटना हुई है और इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि इस मामले में परिवार से या दोस्तों से उसका रिश्ता बिल्कुल कटा हुआ एक तरह से था। डॉक्टर जयंती, तो मैं, चूंकि आप मनोचिकित्सक हैं और आप इससे लगातार बातचीत करती हैं, जूझती हैं, तो इस मामले में उसके मदद के लिए लगता है जैसे कोई नहीं था उसके आसपास, कोई सेफ्टी नेट नहीं था। पिता के साथ, पिता को भी, बल्कि उनके गुजरे बहुत दिन हो गए थे इस लड़की को, उसके बाद पिता को खबर हुई, तो वो जो कनेक्ट होता है परिवार के साथ, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। या आप माँ बाप के लिए भी क्या संदेश देना चाहेंगी कि अपने बच्चों की, चाहे गलत या सही डिसीजन में, उनके साथ बने रहना या उनके लिए रहना कितना महत्वपूर्ण है? नगमा जी, मैं तो एक क्लैरिफाई करना चाहूंगी। जब मैंने मेरे स्टेटमेंट में कहा कि पुलिस को विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि एक दफे ऐसा जो हमने सुना मीडिया में, वो मुंबई में जब थी, उनके दोस्तों ने FIR लॉन्च कर दी थी, शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, दैट्स द टाइम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़की पुलिस के पास क्यों नहीं गई। उस वक्त जब वो पुलिस के पास गई थी, तब उसके फ्रेंड्स ने हेल्प करना चाहा, लेकिन उसने विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे कनेक्ट की बात है, जितने सुनने वाले हैं, देखिए, लिव इन रिलेशनशिप इज ए रियलिटी, यू कैन नॉट डिनाई। और लिव इन हो या मैरिजेस हो, हाँ, व्हाटएवर, कोई भी रिश्ता हो नगमा जी, अगर रिश्ते में वायलेंस है, रेज योर फ्लैग। ये वायलेंस कभी खत्म नहीं होने वाला। कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। बाहर के देशों में इट्स ए रूटीन मैटर, दे डोंट डिसोन। तो वहां पे तो ये रोज के दिनचर्या में आने चाहिए थे कि इस तरह से पीसेस काट के स्ट्रून कर दिए। बहुत जरूरी है कि जो भी आपके अपने हैं उनसे आप अनकट नहीं होइए, उनसे रिश्ता जरूर बरकरार रखिए। अगर बाई एनी चांस आपके पेरेंट्स खफा हो गए आपसे, आपके रिश्ते वहां से टूट गए हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो इर्द गिर्द हैं, आपके जो काम के कलीग हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपका कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। योगिता, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रही थी? मैं जयंती जी की बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ, पर रेड फ्लैग रेस कर भी दिया तो फिर कहाँ जाएंगे? डू वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर? डू वी हैव शेल्टर होम्स? क्या एक महिला अगर पीड़ित है, माँ बाप तो कहते हैं भाई यहाँ से डोली उठी अर्थी आएगी, पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में यही बोलते हैं। जब हमारे पास भी कॉल आते हैं तो माँ बाप टू बी ब्लेम इक्वली, क्योंकि वो लड़की बार बार साइंस देती है, रेड फ्लैग्स देती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देती है, पर उसके बाद भी उसको बोला जाता है एडजस्ट करो, वहीं रहो। और जब कोई बहुत अंत की बात हो जाती है तब वो रिग्रेट करते हैं और बोलते हैं पहले ससुराल वालों को पकड़ो। पहले तो आपको पकड़ना चाहिए, वो तो बेचारी आपको फोन कर रही थी, बता रही थी अपनी व्यथा। ये और फ्रेंड्स, आई कांट ब्लेम फ्रेंड्स, बट डेफिनेटली दे शुड ऑल्सो हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन, नंबर 1।
सरकार के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ऐसे शेल्टर होम है, ऐसे शेल्टर होम है नगमा जी, अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप खड़े भी नहीं रह सकते हैं, और इतने कम है जो होना चाहिए। नंबर एक, लड़की अपनी डिग्निटी से अगर बाहर निकलना चाहती है उस शादी से तो कहाँ जाएगी, अपने रिलेशनशिप से जाएगी कहाँ? जी, पहले तो सबसे बड़ी बात है पुलिस पर्सनल्स की बात की जाए, वो अभी पूरी टीम लगी हुई है 36 टुकड़े ढूंढने में उसके, पर उसकी एक कंप्लेंट सुनने के लिए उनके पास समय नहीं होगा। तो ये जो प्रिवेंटिव पे जो हमारा फोकस नहीं है, चाहे वो हमारी पुलिसिंग है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा पोस्ट के बाद आता है, होने के बाद, और उसमें भी हम फेल करते हैं। न्यायालय में आपने देखा छावला केस में एक्विटल मिल गया 11 साल के बाद, और क्योंकि शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसको, और इसमें भी तो इन्वेस्टिगेशन क्या कोई मिलेगा, सबूत नहीं मिल, 3 दिन बाद शरीर मिला, 3 दिन बाद उस बच्ची का शरीर मिला, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन फेल हो गई। यहाँ तो शरीर ही नहीं मिलेगा तो आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या, मैं 11 साल इंतजार करूंगी? बिल्कुल, और कोर्ट में पता नहीं अदालत में इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या होगा वहां पर। टू डील विद दिस पेंडेमिक, एज मैम सेड, ये पेंडेमिक है, ये मोर देन टेररिज्म है, इसको आप उसी तरह से एड्रेस और उसके लिए सोसाइटी या जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले कानून पे आ जाओ फिर आपके पास आऊंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो बात हम कर रहे हैं, प्रिवेंटिव, एक तो है कि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सही का योग्यता नहीं कि पहले आप उसको बचाने के लिए किसी और से भी मेरी बात हो रही थी, तो ये बात सच है कि पुलिस हर घर में नहीं है, लेकिन पुलिसिंग हो सकती है। संदेश अगर है कि महिला की जो शिकायत है उसको आप गंभीरता से लें, तो क्या इसमें प्रिवेंटिव है, क्या डोमेस्टिक वायलेंस के कानून है, ये भी जानना बहुत जरूरी है सुनने वालों के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस के 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, 498A आईपीसी में अमेंडमेंट किया गया। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कानून हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और अगर उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक फीमेल फाइट करने के लिए अगर निकल रही है घर से बाहर, तो जैसे कि अभी योगिता जी ने कहा कि आपके पास शेल्टर होम नहीं है, जिस फीमेल के साथ उसके घर के अंदर अब्यूज किया जा रहा है, उसके साथ वायलेंस किया जा रहा है, उस घर से अगर उसको निकाल दिया जाता है, उसके पास कोई प्लेस नहीं है रहने के लिए। जब उसके पास बच्चे हैं, उन बच्चों को मेंटेन करने के लिए उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, और उस फाइनेंशियल क्राइसिस को वो ठीक करने के लिए कोर्ट जाती है मेंटेनेंस उस हस्बैंड से मांगने जिसको वो पीट रहा है। क्या गवर्नमेंट के लेवल पे कोई ऐसी उसको फैसिलिटी दी गई है कि वो अपने आप को, बच्चों को मेंटेन कर सके? वो कहाँ जाएगी? तो ये हमारे कानून का भी प्रॉपर अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा, आफ्टर निर्भया केस बात करें मैम, वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन, आईपीसी, सीआरपीसी, हर जगह आपने अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन एनसीआरबी का डेटा आप उठा करके देखिए, 30% कन्विक्शन रेट है। फिर जो 70 क्रिमिनल हैं वो कहाँ हैं? वो हमारे आपके बीच घूम रहे हैं, जिसमें हमारी जुडिशरी फेल है, हमारा पुलिस सिस्टम, और एज ए सोसाइटी भी हम इस चीज के लिए फेल हैं कि जो क्राइम हो रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसको रोका कैसे जाए। सिर्फ 30% आप कह रहे हैं कन्विक्शन है और 70 लोग जो हैं वो छूट रहे हैं। मैं आपके पास कविता इस ब्रेक के बाद आ जाऊं, फिर आपको समय देती हूं। इस वक्त एक ब्रेक लेना जरूरी है, लौटते हैं इस चर्चा पे। तो हम लोग में हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की। ये बात कानून की हुई, कानून में जो प्रावधान है वो है, लेकिन कन्विक्शन रेट जो है वो अभी भी कम है। और कविता, आप इसके ऊपर कुछ बताना चाह रही थी। मैं ये कन्विक्शन रेट पर नहीं, मैं ये बताना चाह रही थी कि देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो को लेके जो सीरियसनेस है, योगिता ने अभी जो कहा, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें जो, लेकिन हमारा डिस्कोर्स कहाँ फंसा है कि उसको लेके चर्चा या तो होती नहीं है, और जहाँ होती है वहाँ एक डिसप्रोपोर्शनेट पूरा उस डिस्कशन के सेंटर, जैसे ही आप 498A या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं तो मुंह से निकलता है फॉल्स केस। तो अगर आप जो कैंपेन करते हैं सो कॉल्ड फॉल्स केस कह करके, उनकी नज़र से देखें तो वो तो कहते हैं कोई केस ही नहीं है जो सही है, ठीक है। तो भाई जब तक किलिंग नहीं हो जाती, डेड बॉडी नहीं होती, तब तक तो भाई आप मानेंगे ही नहीं कि कोई मार रहा है किसी को। तो इससे हमें निकलना होगा। हम आपको बता रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस 3 में से एक, एवरी 1 वुमन in 3 इज फेसिंग इट, ओके, इट इज़ ह्यूज। तो अगर उतना है, उसका एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है जो सचमुच में केसेस में जा रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि उसको लेके सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सब जगह जब इसको होगा कि फॉल्स केस से बचाओ, तो जाहिर सी बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी। एक आखिरी बात कि जो कन्विक्शन रेट वाली बात है, दैट्स अ बिट मिसलीडिंग, बिकॉज देयर इज अ होल फॉर्म ऑफ वायलेंस जिसमें पेरेंट्स बीट अप देयर डॉटर in order to prevent her from marrying.
somebody intercaste interfaith and if she runs away वो रेप केस लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ कन्विक्शन होगा नहीं। और जो सही क्राइम है जो बेटी के खिलाफ घर में हो रहा है उसको तो कोई वी डोंट हैव अ नेम फॉर इट। तो डॉक्टर जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं दो बातों की, चूंकि हमारे पास बस अब आखिरी का 2-3 मिनट है, पर योगिता और आप दोनों से मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो पूरी सोसाइटी में हम अभी देख रहे हैं, क्या इसमें किसी तरह का बदलाव या ज़्यादा क्रूरता या बर्बरता या मारने के तरीके या डिस्कनेक्ट परिवारों में, समाज में, आपसी संवाद का कमी, इन चीज़ों को आप क्या कोई वजह मानती हैं? जी, एम्पैथी जिसको हम कहते हैं, कोई परेशान है, कोई दुखद स्थिति में है और आपके लिए, आपके मन में उसके लिए सहानुभूति गायब है। अब आपको एम्पैथी पढ़ाने के लिए बाकायदा बुलाया जाता है कि एम्पैथी आप सिखाइए। पड़ोस में डिस्कनेक्ट इतना ज़्यादा है, फैमिली में भी है। अब आप देखिए जो हादसे हो रहे हैं, मैं मानती हूँ कि कोई भी क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता और ये सिर्फ मानसिकता है। जब आप एक के ऊपर ऑप्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट इख्तियार कर लेते हैं, और वो वायलेंस जो है जब आप इख्तियार करते हैं तो आपके जहन में एक विश्वास आ जाता है, एक सोच आपकी बदलाव ले लेती कि इस तरह की जो लड़कियां हैं उनको मैं उठाऊं। नाउ आफ्ताब का जो रिश्ता था 20 लड़कियों से था। मैं मानती हूं कि इसने जब ऑपरेशन यूज किया श्रद्धा के ऊपर तो उसको लगा होगा कि इफ श्रद्धा टाइप ऑफ गर्ल्स आई पिक अप देन इट इज ओके, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। और इसके लिए देखिए बहुत से लोग जो मैंने इंटरव्यूज देखे आपके मीडिया में, नेबर्स कह रहे हैं हाँ शोर मचता था, हाँ हमने देखा। वही है कि एम्पैथी की कमी है और बिल्कुल बाकी आपस में आपको नहीं पता और क्या डर है तो पड़ोस कि में क्या है, आपको हम पता भी ही नहीं परेशान होगा। हो जाएंगे। ये इतना हावी हो रहा है एक के ऊपर जिसके साथ रह रहा है, तो इतनी क्रूरता हमारे साथ भी हो सकती है। योगिता, ये लग रहा है कि अब ऐसी चीजें होती रही होंगी, पर खबरें या जो ये डिटेल्स हैं या जो क्रूरता या गोरी डिटेल्स ये ज्यादा बाहर आती हैं, अब शायद रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, या ये पैंडेमिक से भी थोड़ा आप जोड़ती हैं, या ओवरऑल जैसे समाज बदला है? देखिए ये चीजें होती आ रही थी, हो रही थी, पेंडेमिक में थोड़ी बढ़ गई थी क्योंकि वायलेंस बढ़ गया। लोग समझते नहीं है, वो सोचते हैं वायलेंस मींस घर के बाहर हो रहा है। 90% ऑफ द वायलेंस हैपेंस विद इन द 4 वॉल्स। वो लोग समझते नहीं, तो पेंडेमिक में वो बढ़ा। और अभी भी देखिए वो हमारा जो कंडीशनिंग है ना, माइंडसेट जो है हमारे देश की जो वो फैब्रिक है वो नहीं बदल सकता, वो तो है ना, तो वो तो एक बड़ा एक बदलाव है और वो धीरे धीरे ही होगा। तो उसमें तो सोच बदलने की बात है कि आप किस तरह से लड़कों को रेज करें। आप सारा फोकस हमारा महिलाओं के साथ ही बात करके हो जाता है, पर जब तक हम पुरुषों से बात नहीं करेंगे, वो माइंडसेट जो चेंज नहीं होगा कि हाउ डू यू परसीव अ वुमेन, आप किस तरह से उसको देखते हैं एक महिला को कि पिटना ही है। ये जो हमारे शास्त्रों में भी जो लिखा है, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, पर वो सब बदलना पड़ेगा और ये सोच का बदलाव आना पड़ेगा। तो उससे जो ये सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सब चीजों का एक ही हल है, चेंज योर माइंडसेट। तो उसी से बदलाव, चेंज योर माइंडसेट। और जैसा अभी आप भी बता रही थी कि कहीं कुछ होता है तो लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं पहले, ये एक बहुत बड़ा बदलाव अब नजर आता है इस दौर में, जब सबके हाथ में फोन है एक हथियार के तौर पे। तो आप वहां पर जिसके साथ कुछ हो रहा है उसको उसकी मदद नहीं करते, पर उसके वीडियो जरूर बना लेते हैं। इसलिए हर तरह की घटना, दुर्घटना के वीडियो सामने आते हैं। अगर वहां पे उसे रोका जाता तो शायद बात कुछ और होती। पर जो माता पिता हैं उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के साथ रिश्ते को अपने अगर ख़त्म ना करें या संवाद बना रहे तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सुरक्षा का घेरा बना रहता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा को करने के लिए और ज़रूरी मुद्दों को उठाने के लिए। इसमें एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। हम लोग में हमने बात की आज घरेलू हिंसा की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो आंकड़े हैं उस पर एक नज़र डाल लीजिए। देश में हर 3 में 1 महिला घरेलू हिंसा की शिकार है। 18 से 49 साल की 32% महिलाएं शारीरिक, यौन और भावनात्मक हिंसा की शिकार हैं।
यानी कि इमोशनल वायलेंस। घर में हिंसा के केवल 14% मामले सामने आ पाते हैं। शारीरिक हिंसा के सबसे ज्यादा मामले कर्नाटका में पाए गए हैं, 48%। बिहार, तेलंगाना, मणिपुर, तमिलनाडु का ग्राफ भी बड़ा है। लक्षद्वीप में घरेलू हिंसा के मामले सबसे कम हैं, 2.1%। लेकिन घरेलू हिंसा के जो आंकड़े हैं वो चिंतनीय हैं। आज हम लोग में इतना ही।